वस्तुतः संगठन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि एक ही व्यक्ति संपूर्ण कार्यों का निष्पादन या संपादन नहीं कर सकता है। बहुत पहले एक लोकोक्ति प्रचलित थी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक व्यक्ति समस्त समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, सारे कार्य अपने ऊपर लेके उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकता। इसलिए संगठन के माध्यम से ही कार्य होते हैं। संगठन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि बिना संगठन के हम किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित, रचनात्मक और उद्देश्य परक ढंग से उसे पूरा नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा और इसको आसान करके कहूं, आपने एरिस्टोटल को पढ़ा होगा। एरिस्टोटल को पॉलिटिकल थिंकर्स में पढ़ा होगा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। एरिस्टोटल कहता है, अरस्तु कहता है कि मानव जीवन के अंतर्गत दो प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। एक है आत्म संवर्धन की प्रवृत्ति और दूसरा है, जिसे हम सेल्फ डिटर्मिनेशन कह सकते हैं, दूसरा है सेल्फ डेवलपमेंट की, आत्म संवर्धन और आत्म विकास। और व्यक्ति के जीवन के दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, मैं तभी संगठन समझ में आएगा। व्यक्ति के जीवन के दो पक्ष हैं। एक पक्ष है कि अपनी समस्याओं का समाधान करें और दूसरा पक्ष है कि हमारी जो व्यक्तिगत समस्या है वो दूसरे की भी समस्या है, इसलिए मेरी समस्या का समाधान हो और दूसरे की समस्या का समाधान हो, तभी हम सामाजिक जीवन में या तभी यह मानव जीवन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएगा। जैसे हमें अगर नदी को उस पार जाना है, नदी के उस पार जाना है, विशाल जलराशि को सहजता पूर्वक क्रॉस करना है, उस पार जाना है, उस भौगोलिक बाधा को बाधित करना है और सहजता से इस विशाल जलराशि के उस पार, जैसे गंगा जैसी बड़ी नदियों, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों पर तो हमें क्रॉस करना है, तो दो साधन हैं। या तो हम नाव का प्रयोग करें, बड़े बड़े जहाज का, मोटर लॉन्च का प्रयोग करें, अथवा हम उस पर पुल का निर्माण करें। जाना व्यक्ति को भी है, अनेक व्यक्तियों को भी है। तो अगर उस पर पुल का निर्माण करना है तो यह एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता। एक व्यक्ति नाव बना सकता है, उससे उस पार जा सकता है, रिस्क ले सकता है, लेकिन अनेक व्यक्तियों को उस पार जाना है, नदी को क्रॉस करना है और फिर उस क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में अपनी यात्रा करनी है, तो यह व्यक्तिगत प्रयास से संभव नहीं है। यह सामूहिक प्रयास से ही संभव है। सामूहिक प्रयास के जो स्वरूप निर्धारित हुए प्रारंभ में, वह स्वरूप थे सर्वप्रथम सामाजिक स्वरूप, और जब हमने शासन करना सीख लिया, हमने राजनीति जान ली, हमने संविधान बना लिया, तो हमने प्रशासन सीख लिया। और कोई भी प्रशासन का काम बहुत गहरे रूप से ध्यान से समझिएगा, तब मैं विषय में उतर रहा हूं। प्रशासन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? कल्याण को सुनिश्चित करना, राज्य कल्याण। बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा, लोक कल्याण को सुनिश्चित करना। लोक कल्याण शब्द जैसे ही हम लोगों के सम्मुख होता है, पब्लिक वेलफेयर शब्द जैसे ही हमारे मस्तिष्क में आता है, तो इसका अर्थ होता है एक व्यक्ति का कल्याण नहीं,
अपनी माइक अपना वो ऑफ कर लीजिए। एक व्यक्ति का कल्याण नहीं बल्कि अनेक व्यक्तियों का कल्याण। अनेक व्यक्तियों का कल्याण का अभिप्राय है, अनेक व्यक्तियों के कल्याण का अभिप्राय है कि राज्य में निवास करने वाले राज्य के प्रत्येक नागरिक का कल्याण करना। तो प्रत्येक नागरिक के कल्याण करने का तो ये प्रश्न वैयक्तिक है कि सामूहिक है, इंडिविजुअल है कि कलेक्टिव है? सामूहिक है, सामूहिक है। गुड, सामूहिक है। यह कार्य सामूहिक है। तो जब कल्याण सामूहिक है, जो लोक प्रशासन की आत्मा है, तो इस लोक प्रशासन की आत्मा को अभिव्यक्ति देने के लिए, इस लोक प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए, लोक प्रशासन को अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए, लोक प्रशासन को अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए एक बड़ा जो, अगर लोक कल्याण लोक प्रशासन का लक्ष्य है तो संगठन उसका साधन है। बिना संगठन के, अब एक छोटा सा उदाहरण दे करके मैं संगठन की मूल आत्मा अब आप समझ गए हैं। अगर रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा है या रास्ते में एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा है, एक गड्ढा हो गया और वो गांव के आने जाने के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, वह गांव के यातायात की का सबसे प्रमुख बाधा है, तो क्या करेंगे? अगर गांव के लोग सभी व्यक्ति मिलके संगठित होकर के अगर उस गड्ढे को पाट देते हैं तो गांव की उस सामूहिक चेतना को हम सामूहिक कल्याण में बदल सकते हैं। जो कलेक्टिव कॉन्शियस जगी है उससे हम सब मिलके उस गड्ढे को पाट करके अथवा उस बड़े पत्थर के टुकड़े को हटा करके हम गांव में यातायात के साधनों को सहज और सुलभ बना सकते हैं। तो यह लोक कल्याण का कार्य व्यक्तिक रूप से, व्यक्तिगत इंडिविजुअली नहीं हो सकता है, यह कार्य बहुत सामूहिक रूप से ही हो सकता है। और समूह को जब हम व्यवस्थित कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। तो संगठन, जैसे हम एक नदी की कल्पना बिना जल के नहीं कर सकते, नदी है तो जल का होना अनिवार्य है, नहीं तो नदी अपना अस्तित्व खो देगी। उसी प्रकार लोक प्रशासन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, लोक प्रशासन की क्रियाशीलता के लिए, लोक प्रशासन अपने लोक प्रशासन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लोक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने गोल को अचीव तभी कर पाएगा जब उसके पास एक संगठन होगा। तो लोक प्रशासन की दृष्टि से संगठन एक साधन है और लोक कल्याण क्या है? साध्य है, वो एम है और संगठन एक मीडियम है। अब ऑर्गेनाइजेशन शब्द का उच्चारण, संगठन शब्द का उच्चारण हम जैसे ही करते हैं तो मन में एक बात आ जाती है, हमारे मस्तिष्क में यह विचार स्थापित हो जाता है कि संगठन शब्द का उच्चारण जैसे ही किया है वह एक व्यक्ति नहीं है, एक समूह है और समूह की आंतरिक क्रिया है। संगठन, आप संगठन के सदस्य, संगठन में क्या होना चाहिए? मनुष्य होने चाहिए। और जब संगठन मनुष्यों से बनता है उसका एक उद्देश्य होता है, उसका विधान होता है, उसका संविधान होता है, उसकी विधि होती है, और वह जब अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने कार्य का संपादन करता है तो वह लोक कल्याण को प्राप्त करता है। तो संगठन एक बराबर एक अंतः क्रिया है और क्रिया प्रतिक्रिया संगठन करता रहता है। अब मैं क्रिया प्रतिक्रिया बताऊं, आप 30 मिनट से हमारे इतने विद्यार्थी, मेरे छात्र और छात्राएं जुड़ी हुई हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, शब्द शब्द आपके मस्तिष्क में जा रहा है, आप उस पर क्रिया प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे हैं और सचमुच जो वस्तु होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैंने शुरू में आपको बताया, परिभाषाएं बताई, जो उसका मौलिक स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत किया कि लोक प्रशासन क्या है, वो
मौलिक चेतना आप में आज भी उस चीज को आप संज्ञान लेते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, जान गए हैं, तब आपके मस्तिष्क में क्लियर है कि यह तो सामूहिक क्रिया है, यह व्यक्तिगत नहीं है, अकेले नहीं है। और संगठन अपनी अभ्यांतरिक संरचना में, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में एक दूसरे से एक्शन और रिएक्शन करते रहते हैं। एक्शन रिएक्शन क्या है? मेरा पढ़ाना एक्शन है, आपका कॉग्निजेंस लेना रिएक्शन है, मैं प्रश्न पूछता हूं, आपका प्रत्युत्तर उसका रिएक्शन है। यही अंतः क्रिया है, यही क्रिया और प्रतिक्रिया है जिसके माध्यम से संगठन अपने मौलिक स्वरूप में अंतः क्रिया करता हुआ क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए, और ये क्रिया प्रतिक्रिया क्या है? उसकी क्रियाशीलता है, उसकी गतिशीलता है। संगठन लगातार गतिशील रहता है, कभी ठहरा हुआ नहीं है। भारत का मंत्रिपरिषद जो भारत की कार्यपालिका का शीर्ष है, वास्तविक कार्यपालिका है, कभी बैठती नहीं है, हमेशा अपना कुछ न कुछ प्रशासनिक कार्य होता रहता है। विभाग के लोग कार्य करते रहते हैं, जिलाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, एक छोटे से संगठन के सारे प्रोफेसर से अपने अध्यापन का कार्य करते रहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। यही क्रिया प्रतिक्रिया है, इसी को संगठन लगातार सक्रिय रहता है। और जो संगठन असक्रिय हो गया, निष्क्रिय हो गया, तब उसको हम संगठन नहीं कहेंगे। और वह संगठन अगर निष्क्रियता की ओर लगातार बढ़ता गया तो वह संगठन समापन की ओर अग्रसर हो जाता है, उस संगठन का कोई औचित्य नहीं होता है। इसीलिए संगठन अपने अंदर लगातार क्रिया प्रतिक्रिया निश्चित रूप से करता रहता है। सामाजिक जीवन में बहुत लंबे काल से संगठन का, जो सामाजिक संगठन है, जो जाति संगठन है, अध्यापकों का संगठन, गुरुकुलों का संगठन, अनादिकाल से भारत की धरती पर या विश्व के किसी भी कोने में आप संगठन की चर्चा करते हैं, क्योंकि बिना संगठन के समाज और सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब समय के साथ संगठन बदलते रहते हैं। पहले ऋषियों का संगठन था, दूसरे ढंग का संगठन था, वे वणिकों का संगठन बना, राज्य को चलाने के लिए सामंत हुआ करते थे, वो सारी व्यवस्थाएं बदलती गई। और आज जो हमारा संगठन है वह लोकतंत्र की क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित संगठन है। और वह संगठन देश की कार्यपालिका कहलाती है, प्रदेश की कार्यपालिका कहलाती है, और वह संगठन हमारा प्रशासन और हमारा कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करती है। अब संगठन में काम करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि मैंने कहा कि संगठन में मनुष्य के अभाव में संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती, तो मनुष्यों के आकार प्रकार से संगठन की संरचना होती है। जिस संगठन में अधिक लोग कार्य करते हैं वो बड़ा संगठन है, जिस संगठन में कम लोग कार्य करते हैं वो छोटा संगठन है। आप सभी जानते हैं, जैसे भारत का रक्षा मंत्रालय, भारत का रेल मंत्रालय भारी भरकम मंत्रालय है, भारत का गृह मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय, इसमें अधिक कर्मचारियों की संख्या है। तो संगठन में एक संबंध का भी, सभी अभी समझाने के लिए कह रहे हैं, उसको लिखा देंगे। संगठन में संबंध भी विकसित होते हैं। जैसे मेरे कितने विद्यार्थी हैं जो पूछते हैं कि विषय से संबंधित उनका समस्या है, क्या पढ़े ना पढ़े। मेरे पुराने पढ़ाए हुए विद्यार्थी, कई प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लगातार संपर्क में रहते हैं, सर ये प्रश्न आएगा तो इसका प्रत्युत्तर कैसे दिया जाएगा। तो संगठन एक संबंधों की लंबी प्रक्रिया है। संगठन में जैसे जिला अधिकारी है तो उसके नीचे का जो कनिष्ठ अधिकारी है, एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसका संबंध है। चीफ रेवेन्यू अफसर, मुख्य राजस्व अधिकारी, जो जिला अधिकारी के अनुपस्थिति में जिला अधिकारी के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, चार्ज लेता है। सीआरओ, चीफ रेवेन्यू अफसर, उससे उसके संबंध होते हैं। जितने उप जिला अधिकारी हैं, जितने तहसीलदार हैं, जितने थाने हैं, सामान्य सुपरविजन जिला अधिकारी का होता है। एसएसपी को स्थानांतरण करना भी होता है तो उसे एक सूचना डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी होती है, जिला अधिकारी को। मैं इस कांस्टेबल को हटा के वहां रखता हूं। 1925 के पुलिस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि आपने सुना होगा गांव में चौकीदार होते हैं, उनके भी स्थानांतरण और नियुक्ति का अधिकार जिला अधिकारी को होता है, 1925 का पुलिस एक्ट कहता है। तो इस प्रकार संगठन संबंधों पर है। जैसे अध्यापक और शिष्यों की परंपरा है, यह भी एक संगठन का व्यवहार है, संगठन का एक संबंध है। तो संगठन में
व्यवहार एक महत्वपूर्ण और निर्णायक पक्ष होता है और संगठन लगातार क्रियाशील रहता है। कोई संगठन जटिल होता है, कोई संगठन सरल होता है। जैसे महाविद्यालय का संगठन एक सरल संगठन है, थोड़ा सा उससे जटिल विश्वविद्यालय में मिलेगा। आप रक्षा मंत्रालय में चले जाइए, बहुत जटिल संगठन है, उसमें गोपनीयता का प्रश्न होता है, तो आप सहजता से उसके अंदर के दस्तावेज नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। तो इस तरह वो एक जटिल संगठन है। तो इस तरह संगठन अपने आकार, प्रकार और गतिविधियों के आधार पर बड़े या छोटे हो सकते हैं। इसके बाद संगठन औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक। जैसे हमारी कक्षाएं चल रही है, यह एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, क्योंकि ईश्वर शरण महाविद्यालय में बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशल रेफरेंस इन इंडिया, ये प्रश्न पत्र मुझे पढ़ाना है, दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि आयोग वो उसने हमारे कॉलेज के प्रशासन ने, हमारे विभाग ने निर्धारित कर दिया है कि द्वितीय प्रश्न पत्र मैं पढ़ाऊंगा, तृतीय प्रश्न पत्र डॉक्टर विवेक राय सर पढ़ाएंगे और प्रथम प्रश्न पत्र डॉक्टर सुमन अग्रवाल पढ़ाएंगे। ये अलग बात है कि व्यवहारिक रूप से मैं उसको भी पढ़ाना प्रारंभ कर दिया हूं। लेकिन कहने का अर्थ कि संगठन में औपचारिकता अनौपचारिकता दोनों होती है। जब संगठन का संबंध औपचारिक होता है, जैसे आप जिलाधिकारी से मिलने गए, तो जिलाधिकारी आप एक आम जनता के रूप में मिलेंगे, यह एक औपचारिक संगठन है। आप अपने अध्यापक के साथ, शिक्षक के साथ जाते हैं, औपचारिक संगठन है। ठीक, अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन में ही अनौपचारिक संगठनों का जन्म होता है। इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब एक ही पद पर रहने वाले दो जिलाधिकारी सेम कैडर में हैं, सेम वेतनमान में हैं और सेम अधिकार कर्तव्यों में हैं, बराबर के अधिकार और कर्तव्यों में हैं, दोनों में समता है, तो दोनों जिलाधिकारियों के मध्य जो संबंध होगा, जो पारिवारिक होगा, नितांत व्यक्तिगत होगा, उस संबंध को हम अनौपचारिक संबंध कहते हैं। तो संगठन आपने देख लिया, इसके वर्गीकरण का भी आधार है जिसे हम आगे देखेंगे। तो संगठन का पहला कार्य है, संगठन जो पहला कार्य करता है वह महत्वपूर्ण है कि संगठन अपनी एक गतिविधि संचालित करता है, एक क्रिया प्रतिक्रिया करता है, एक गतिशीलता लाता है। जैसे मेरा संगठन है पॉलिटिकल ईश्वर शरण महाविद्यालय, फिर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, फिर उसमें क्या कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भाग का अध्यापन मेरे द्वारा हो रहा है। उसको समझाने, उसको आप तक फैसिलिटेट करने, कम्युनिकेट करने का उत्तरदायित्व तो मेरा है। तो जब मैं ये फैसिलिटेट और कम्युनिकेट करता हूँ, आप तक संप्रेषित करता हूँ, तो यह एक औपचारिक संगठन है, क्योंकि इसकी नियुक्ति मेरी नियुक्ति होती है इस प्रश्न पत्र को पढ़ाने के लिए, हमारा विभाग निर्धारित करता है, तो एक औपचारिक संगठन है। लेकिन यही औपचारिक संगठन जब अनौपचारिक संगठन में आ जाता है, नितांत कोई विद्यार्थी आता है, अपनी व्यक्तिगत समस्याएं बताता है, तो वो औपचारिक संगठन नहीं रह जाता, उस समय अनौपचारिक हो जाता है। बिल्कुल, तो घरेलू संबंध हो जाता है, उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है, वह बिल्कुल इसी तरह स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाता है। अनफॉर्मल होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल होता है कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल, फिर सीनियर प्रोफेसर, फिर जूनियर प्रोफेसर, और फिर जो क्लर्क्स हैं और जो पीएन है, जो चपरासी हैं, इससे मिलकर के एक औपचारिक फॉर्मल संगठन बनता है। लेकिन अनफॉर्मल संगठन कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है कि बीए थर्ड ईयर का कोई विद्यार्थी बलिया का है, कोई बदायूं का है, कोई बस्ती का है, कोई बहराइच का है, कोई गाजीपुर का है, कोई गाजियाबाद का है, कोई गोरखपुर का है, कोई देवरिया से है, कोई आजमगढ़ से है, इस तरह बांदा से है, चित्रकूट से है, प्रतापगढ़ से है, फतेहपुर से है, ये इलाकों से, कानपुर से भी बच्चे आते हैं यहाँ। इनके बीच एक बीए थर्ड ईयर के नाम के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुमने क्या पढ़ा, तो यार किताब हमको दे दो, हमारी किताब तुम 2 दिन पढ़ो, तो ये एक अनौपचारिक है, ये आपस में मित्रता का संबंध, जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। और विधियों के माध्यम से जिस संगठन की संरचना होती है वो औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है, और जो विधियों के बाहर अपने विचारों के सहमति के आधार पर जो संगठन विकसित होते हैं उसको अनौपचारिक संगठन कहते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल संगठन। इस पर हम बाद में आएंगे। संगठन ही
संगठन में सामूहिक क्रिया होती है और इस सामूहिक क्रिया से एक उद्देश्य को हम प्राप्त करते हैं। तो संगठन जैसा पहले ही बताया कि एक गतिशीलता का नाम है, एक क्रिया प्रतिक्रिया का नाम है, एक सहयोग का नाम है, एक समन्वय का नाम है। जैसे मान लीजिए कि समन्वय ऐसे ही होता है, जैसे मैंने अपने विद्यार्थियों से पूछा कि भाई फर्स्ट पेपर में कुछ हुआ कि नहीं, तो हमने कहा ठीक है, हमारी बुजुर्ग हैं, हमारी महिला हैं, सम्मानित हैं, डॉक्टर सुमन अग्रवाल मैम। एक तो कोविड के बाद उनको बड़ी स्वास्थ्य संबंधी भी समस्या है और कॉलेज की बहुत ज्यादा काम उनके पास होता है। वो कॉलेज की डीन है, डीन वेलफेयर, स्टूडेंट वेलफेयर। तो हमने सोचा कि अब उनके अवसान का अवकाश ग्रहण करने का वर्ष है। इस अध्यापिका ने जो इस कॉलेज को इतने वर्षों तक योगदान दिया है, उसके प्रति एक मेरा विनम्र प्रणाम भी हो जाएगा और मैं उनके प्रश्न पत्र को भी पढ़ा दूंगा। तो इस प्रकार यह अनौपचारिकता है, ये औपचारिकता नहीं है। औपचारिकता तो है, उनको निर्धारित है ये कि उनको पढ़ाना है और उसके बाद हमने उसको कर दिया कि ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि कौन पढ़ाएगा, वो नहीं पढ़ाएंगे। ये मैंने ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली कर लिया। तो ये हो गया इनफॉर्मल कि चलो बच्चों का भी, क्योंकि उद्देश्य तो बच्चों का है, बच्चों को किसी प्रकार का घाटा ना लगे, हमारा अध्यापक होना व्यर्थ हो जाएगा जब हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये हो गया एक अनौपचारिक संगठन, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया। और कुल मिला के संगठन एक साधन है जिसके माध्यम से हम किसी कार्य को व्यवस्थित रूप में, किसी कार्य को कंस्ट्रक्टिव रूप में, ऑर्गेनाइज्ड रूप में, कंस्ट्रक्टिव रूप में, व्यवस्थित रूप में, रचनात्मक रूप में जब हम समन्वय के साथ, ये समन्वय भी है, कोऑर्डिनेशन हो जाता है कि चलो मैम नहीं है तो हम क्लास पढ़ा देते हैं, थोड़ी सी मुझ पर भीड़ ही अधिक पड़ेगी, थोड़ा सा मुझ पर भार अतिरिक्त पड़ेगा, थोड़ी सी ऊर्जा अतिरिक्त लगेगी, लेकिन बच्चों का कल्याण होगा तो मैं पढ़ाऊंगा। तो ये कोऑर्डिनेशन है। संगठन में एक समन्वय का गुण भी पाया जाता है। इस प्रकार संगठन एक प्रयत्न का नाम है, संगठन एक क्रिया प्रतिक्रिया है, संगठन एक समन्वय है, एक साहचर्य है, एक साथ काम करना और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना संगठन है। और संगठन प्रशासन में, प्रशासन की जब हम संरचना करते हैं, प्रशासन की हम योजना बनाते हैं, तो जब तक संगठन नहीं होगा तब तक हम अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक बड़ा विद्वान हुआ है थॉमसन, थॉमसन ने कहा कि ये संगठन क्यों बनते हैं। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक गांव में एक बड़ा सा गड्ढा पाटना हो तो अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता है, सबको हम क्या करते हैं, सामूहिक भाव जागृत करते हैं कि यार हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, उनको भी जाना है, उनको जाना है, तो हम सामूहिक श्रमदान करें और उस गड्ढे को पाट दें। एक बड़ा सा पत्थर है उसको हटा दें ताकि आवागमन सुलभ हो जाए। तो ये जो एक संगठन का निर्माण हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि हमारे सामने एक समस्या थी। जब भी समस्या होती है, समस्याओं का समाधान करना, आप बाहर भी कर सकते हैं, बाहर वाला फैन चला के बैठ जाइए, हवा ठीक लगेगी। तो जहां भी समस्याएं होती हैं, समस्याओं के समाधान के लिए संगठन का निर्माण होता है। हमेशा हमेशा समस्याओं से ही संगठन का निर्माण होता है, क्योंकि समस्याओं का समाधान व्यक्ति नहीं करेगा, व्यक्तियों का एक समूह करेगा, क्योंकि समस्याएं बड़ी हों। छोटी समस्या का समाधान व्यक्ति कर लेता है, लेकिन नदी का पुल बनाना हो तो बड़ी समस्या हो, व्यक्ति नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इसलिए बड़े कार्यों का संपादन, निष्पादन एक बड़े स्तर पर होता है और उसका समाधान बड़े स्तर पर होगा। तो संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी प्रॉब्लम डिमांड करती है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन की और संगठन की आवश्यकता तभी अनुभूति होती है उसकी जब हमारे पास समस्याओं का अंबार होता है। समस्याएं आती हैं तो संगठन स्वतः स्फूर्त निर्मित हो जाते हैं। इसीलिए कहा थॉमसन ने कि संगठन समस्याओं से निर्मित होती है। अब संगठन के बिना प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता
और प्रशासन का उद्देश्य जैसा आप सब जानते हैं वेलफेयर करना है, लोक कल्याण को सुनिश्चित करना है। और लोक कल्याण तभी होगा जब हमारे पास संगठन होगा। एक मजबूत संगठन ही गंभीर समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो संगठन समस्त प्रशासन के पूर्व की प्रक्रिया है। इसीलिए कहा जाता है कि वह संगठन प्रशासन का पूर्वगामी है। पहले ही वो गमन कर देता है, पहले ही वो तैयार हो जाता है। अगर प्रशासन है तो उसके पहले संगठन है, अन्यथा प्रशासन की कल्पना नहीं कर सकते। जो जिलाधिकारी का मॉडल है आपके सामने दिखाई देता है, पूरा स्ट्रक्चर, जिलाधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी प्रशासन, अतिरिक्त जिलाधिकारी सिटी, ये सारी जो प्रशासनिक व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है, यह संरचना प्रशासन में पहले ही, प्रशासन के परिनिर्माण के पहले ही, प्रशासन के उद्देश्यों के निर्धारण के पहले ही उसके पास एक ढांचा होता है, एक संगठन होता है। बिना संगठन के प्रशासन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो संगठन प्रशासन का पूर्वगामी विचार है, पहले का विचार है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। संगठन के बिना किसी प्रकार के प्रशासन के अस्तित्व की परिकल्पना असंभव है। संगठन नहीं है तो प्रशासन नहीं है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि एक नदी की कल्पना करिए और वह नदी, अगर नदी में जल नहीं है तो हम उसे नदी की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार अगर प्रशासन है और उसके पास संगठन नहीं है तो उसे हम प्रशासन कदापि नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रशासन का स्वरूप जो निर्धारित होता है वह किसमें निर्धारित होता है? संगठन में। अब फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, राजनीति विज्ञान के साथ एक समस्या है कि आपका ध्यान फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एक साथ सब चलता रहता है। प्रोग्रेसिव सीरीज में फर्स्ट ईयर ठीक से आता है तो सेकेंड ईयर आएगा, सेकेंड ईयर ठीक से आता है तो थर्ड ईयर आएगा। आप स्टेट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, राज्य को जानते हैं, राज्य की अवधारणा आपने पढ़ी है। राज्य कैसी अवधारणा है? स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसा है? राज्य किस प्रकार की अवधारणा है? पब्लिक वेलफेयर है, सांगठनिक अवधारणा है, जिसमें सर राज्य एक निश्चित भूप्रदेश, एक निश्चित जनसंख्या द्वारा एक निश्चित भूप्रदेश में निवास करने वाली एक निश्चित जनसंख्या। भाई सब फर्जी बोल रहे हैं, किसी का उत्तर ठीक नहीं है। राज्य को देखे हो क्या? भारत राज्य को देखे हो क्या? नहीं सर, एक इतना किसी पढ़ लिए निश्चित यार। छोड़ो यार, जब आता नहीं है तो क्या उसी बात को बार बार दोहरा रहे हो? सर राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, अमूर्त अवधारणा। वेरी गुड सर, अमूर्त इम्प्लाइडली कंसेप्ट है। राज्य को हम देख नहीं सकते, राज्य की सरकार को देख सकते हैं, राज्य की जनसंख्या को देख सकते हैं, लेकिन राज्य नामक अवधारणा को हम नहीं दे सकते। इसीलिए लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। एक मिनट, तो राज्य एक आवाज जा रही है मेरी ना बेटा? यस सर, आ रही है। यस सर। हाँ ठीक। तो देखिए जिनको डांटा है उन्होंने मत जानिए, वो अपने में सुधार करें, इसलिए मैंने डांटा है। वो सब तेज बच्चे हैं। आप फर्स्ट ईयर पर थोड़ा सा ध्यानाकर्षण करिए। राज्य की जनसंख्या, संप्रभुता, ये सारी बातें हैं, मैं मानता हूं, लेकिन लॉर्ड ब्राइस कहता है कि यह इम्प्लाइड, लॉर्ड ब्राइस ही नहीं कई लोगों ने कहा, ये अमूर्त अवधारणा है, इसकी कोई मूर्ति नहीं है। अमूर्त, इम्प्लाइडली, अप्रच्छन्न है, आप देख नहीं सकते हो, अनुभव कर सकते हो कि राज्य है, उसकी सरकार है, सरकार को देख सकते हो। जिलाधिकारी की शक्ति दिखाई नहीं देता है, लेकिन अपने डंडे जब बरसवाने लगता है, गोली चलवाने लगता है, तो उसकी शक्ति का एहसास होता है। मजिस्ट्रेट के रूप में वह भीड़ जब हिंसक हो जाती है तो उस पर शूट आउट का ऑर्डर देता है, गोली मारने का आदेश देता है, तो जिलाधिकारी की शक्तियों का आपको एहसास, उसकी अनुभूति हो जाती है। तो बेटा मेरे कहने का अर्थ है कि राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, और मैं बताना जो
जिस ओर आपको लेके चलता हूं वह यह है कि राज्य एक अमूर्त अवधारणा है और उसकी जो मूर्ति है, जो दिखाई देता है, वह संगठन के रूप में दिखाई देता है। और इसी को अब जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसी बीए फर्स्ट ईयर के कंसेप्ट को विस्तार के साथ हम पढ़ रहे हैं कि राज्य का संगठन ही महत्वपूर्ण है, वही प्रशासनिक, वही संचालन करता है, वही वेलफेयर को करता है, राज्य नहीं करता है। राज्य के नाम पर यही प्रशासन चलाता है। मेरे कहने का अर्थ और अभिप्राय यही है कि संगठन राज्य का कार्यकारी राज्य का की फंक्शनल यूनिट है, राज्य की कार्यकारी इकाई का नाम है संगठन। अगर ये संगठन नहीं होता तो राज्य नामक अवधारणा का प्रस्तुतिकरण नहीं होता, राज्य को एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति नहीं मिलती राज्य की। अब देखो बेटा, जिन लोगों ने कहा ना कि ये भू क्षेत्र वगैरह का, ध्यान से सुनिएगा, इसे जो स्टेट का एक्सप्रेशन होता है, राज्य जिसमें अभिव्यक्ति पाता है, वो क्या है? संगठन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? एक संगठन। मंत्रिमंडल क्या है? एक, और जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो भारत का लगभग भाग्य विधाता है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। संविधान मौन है, लेकिन उसके अधिकार और शक्तियों पर कहीं संविधान में कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है और उसकी अभिव्यक्ति इसी संगठन में मिलती है। तो संगठन राज्य की कार्यकारी शक्ति की अभिव्यक्ति है और इसी शक्ति, सत्ता और प्राधिकार, अथॉरिटी, पावर, आपने पढ़ा था ना, अथॉरिटी पढ़ी थी, शक्ति पढ़ी थी, सत्ता पढ़ी थी और अधिकार, राइट्स पढ़े थे, प्राधिकार पढ़े थे। तो शक्ति, सत्ता और उसका अधिकार, इन्हीं संगठनों में उसकी अभिव्यक्ति होती, इन्हीं संगठनों में उसकी अभिव्यक्ति होती है और इसी को हम कहते हैं संगठन। तो मैं जो मूल चीज आपको ले जाना चाहता था कि लिखाने के पहले आपको पूरा उसकी मौलिक संरचना बता दें। तो अब प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सहकारी, कोऑपरेटिव प्रोसेस है, एक कोऑपरेटिव डायनेमिक थ्योरी है, एक सहकारी गत्यात्मक सिद्धांत है संगठन। जैसे हमें ये क्लास पढ़ाना है और मैं बीमार हो गया कुछ दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए मेरी कक्षा नहीं चली, मुझे कचोटती है, किन्हीं कारणों से कक्षाएं नहीं चलती है, मैं अपने को बांध के नहीं पढ़ाता हूं। जैसे 2 दिन मेरा है तो मैं 7 दिन पढ़ाता हूं, मैं रोकता नहीं हूं, विशेष परिस्थितियों में ही कक्षाएं रोकती हैं। तो ये क्या है? एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। क्या सहयोग है? हमारे छात्र आगे बढ़े, हमारे छात्र भी आईएएस बने, पीसीएस बने हैं, बन के दिखाए हैं। तो मैं चाहता हूं मेरी हर पीढ़ी से प्रशासनिक अधिकारी निकले। तो ये क्या है? संगठन का एक सहकार है, एक साथ मिलकर के हम संगठन बनाने का प्रयास करते हैं और मेरे 121 बच्चे कक्षाओं में आते हैं। यह सहयोग की वृत्ति, आप में पढ़ने की प्रवृत्ति और मुझ में पढ़ाने की प्रवृत्ति, इसी को क्या कहते हैं? सहयोग कहते हैं। मैं पढ़ाता रहता हूं और कभी कभी लंबी कक्षाओं में थक जाता हूं, तो जो हमारे सूरज बली सिंह हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर्स हैं, लेकिन है चपरासी पद पर बेचारे, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, वो बिना कहे पूछे, मैं पैसा दे दूंगा अलग बात है, लेकिन सहयोग की प्रवृत्ति देखिए कि ये लगातार 3 घंटे से पढ़ा रहे हैं और इन्होंने अपना थर्मस और गिलास, ये सब चाय वगैरह यहाँ रखा है और मैं सचमुच पढ़ाने में लीन रहता हूं तो मुझे नहीं मालूम। तो थकावट ना हो, क्योंकि विद्यार्थी तो अपना संवाद सुन रहा है, लिख रहा है, तो वो बेचारे हमें जाकर के कहते थे, डॉक्टर साहब ये आपका गिलास है, और वो पहले से निकाल के चाय रख देंगे कि सर ये पानी पी लीजिए और डॉक्टर साहब ये चाय पी लीजिए। इसी को कहते हैं संगठन। चूंकि मेरे संगठन के वो भाग हैं, मेरे महाविद्यालय के संगठन के वो एक आवश्यक भाग हैं, और किस तरह सहयोग के प्रवृत्ति से पढ़ाना मुझे है, लेकिन पढ़ाने वाले फैसिलिटेटर को, कम्युनिकेटर को, संप्रेषण करने वाले प्रोफेसर को एक व्यक्ति जाकर के, जब सर में थोड़ा सा दर्द होने लगता है, कौन नहीं थकेगा,
2 घंटे की कक्षाओं के बाद अगर कोई व्यक्ति जाके उसे चाय उपलब्ध करा चाय उपलब्ध कराता है तो यह सहयोग की वृत्ति होती है और मेरी कक्षाओं को और पढ़ाने में कोई असुविधा किसी प्रकार की नहीं होती है। तो यह संगठन का क्या है? सहयोग। दूसरा समझिए, जैसे आज कॉलेज गए थे, मेरे कई प्रोफेसर मित्र सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं, कुछ प्रसाद हमें भी दे दिया है। एक तो मेरे कुल डॉक्टर विवेक राय सर जो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, और 2-3 लोग और मित्र लोग, वो सब सर्दी व्याधि से। एक और डॉक्टर मेरे अखिलेश पाल जी, और दोनों के बीच में बैठा था। तो कुछ प्रसाद लगता है कि हमारे तरफ भी आया है, क्योंकि ये WBC RBC ये संक्रामक होता है। खैर, तो सहयोग की प्रवृत्ति, जैसे एक फैक्ट्री में काम करने वाले 2 लोग हैं, एक व्यक्ति बीमार रहा है, उनकी उम्र अधिक है, तो 2 कर्मचारी मिलके कहते हैं कि इनका टारगेट भी हम लोग 1-1 घंटा, थोड़ा सा 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, 1-1 घंटे का सहयोग करते हैं तो फैक्ट्री का भी लाभ होगा और इनका कार्य भी, टारगेट अचीव हो जाएगा। ये है सहयोगात्मक प्रवृत्ति। चपरासी कोई बीमार है और प्राचार्य उसके घर में जाके कहता है कि भाई क्या बीमारी है, कैसे हो गया है, दवा हो रही है कि नहीं हो रही है। गया तो कुछ मिष्ठान लेके पहुंच गया, कुछ पौष्टिक 2 किलो सेव ले लिया, कुछ अन्य फल भी लिए। 5-6 किलोग्राम सेव दे देने में और कुछ ऐसे देने में जाता नहीं है, लेकिन यह सहयोगात्मक प्रवृत्ति अगर संगठन के मुखिया के तरफ से होगा तो उसमें कार्य करने का उत्साह बढ़ जाता है, कर्तव्य निष्ठा और सघन हो जाती है। जो विरल होती है वो भी सघन हो जाती है, जो कम मन होता है वो सक्रिय मन में परिवर्तित हो जाता है। तो यह संगठन में अगर सहयोग की प्रवृत्ति प्रायः पाई जाती है और सहयोग, सकारात्मकता और क्रियात्मकता अगर किसी संगठन में होता है तो वह संगठन महत्वपूर्ण होता है और संगठन में प्रायः ऐसा पाया जाता है, संगठन सहयोगात्मक और सहयोगी होता है, रचनात्मक होता है और सकारात्मक होता है। ऐसा क्यों होता है? संगठन सहयोगी, रचनात्मक और क्रियाशील क्यों होता है? सर वो समाज कल्याण का वो सब रहता है। संगठन का निर्माण ही गुड। वो मूल प्रश्न आ गया है आपका, बिल्कुल सही बात है। जब संगठन में का काम ही है कल्याण करना, एक अध्यापक का काम है अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने छात्र छात्राओं को शिक्षित करना, अगर वो काम मैं कर रहा हूं तो उसमें सकारात्मकता है, रचनात्मकता है, एक टोटल पॉजिटिव कंसेप्ट है, एक पूर्ण सकारात्मक प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है। तो इसीलिए और सहयोगात्मक होता है, रचनात्मक होता है, क्योंकि जो उसका लक्ष्य है, जो उसका उद्देश्य है, ये हमारे भारत के बच्चे हैं, एक दिन भारत के भविष्य बनेंगे। ये कोई प्रशासन के अधिकारी बनेंगे, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई PPS बनेगा, कोई SDM बनेगा, कोई छोटे बड़े सारे पदों पर जाएंगे और भारत के भविष्य को संवारेंगे। तो यही उसकी रचनात्मकता है, क्योंकि संगठन का उद्देश्य सदैव पवित्र होता है। क्या किसी संगठन का उद्देश्य कभी चोरी करना होता है, कभी डकैती करना होता है? संगठन का उद्देश्य कहीं भी भ्रष्टाचार करना नहीं होता है। अब संगठन में भ्रष्टाचार आ जाए वो व्यक्ति की पराजय है, लेकिन संगठन का गोल सदैव पवित्र होता है। संगठन, आपका कॉलेज किस लिए बनाया गया है? शिक्षा के लिए बनाया गया है। अब कोई अध्यापक न पढ़ाए तो ये कॉलेज के उद्देश्य की विफलता नहीं है, वह प्रशासनिक संगठन की विफलता नहीं है, व्यक्ति विशेष की विफलता है कि उसने कक्षाओं में अध्यापन कार्य नहीं किया, उस व्यक्तिगत प्रोफेसर की विफलता है। तो संगठन सदैव रचनात्मक, सृजनात्मक और क्रियाशील, कंस्ट्रक्टिव होता है, पॉजिटिव होता है, डायनेमिक होता है, इसीलिए कि उसका गोल होलिस्टिक होता है, उसका गोल पवित्र होता है, व्यापक होता है। और संगठन की एक जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि संगठन का स्वभाव
कभी भी व्यक्तिवादी इंडिविजुअल नहीं होता है, कभी भी वह सदैव समष्टिवादी होता है, समस्त के कल्याण के लिए होता है। संगठन सदैव व्यक्तिवादी न होकर के समष्टिवादी होता है, कलेक्टिव होता है। ठीक, ये संगठन का सबसे बड़ा स्वभाव होता है। इसीलिए एक बड़ा विचारक हुआ है, आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनका नाम अभी अभी आगे और आएगा, इसके विषय में एल.डी. व्हाइट, एक बड़े वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा कि संगठन चाहे युग जैसा हो, इतिहास का कोई कालखंड रहा हो, राजनीति विज्ञानी और बाद में लोक प्रशासन के विषय में बड़े लेखक एल.डी. व्हाइट कहते हैं कि चाहे इतिहास का कोई कालखंड रहा हो, वहां पर कहीं न कहीं संगठन का, चाहे वो राजतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, कोई भी तंत्र रहा हो, आज लोकतंत्र या पहले से लेके सामंतवादी युग तक, हर युग में किसी न किसी रूप में संगठन व्याप्त रहा है, संगठन की उपस्थिति रही है। बिना संगठन के या संगठन के अभाव में हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था की। इसलिए संगठन युग की आवश्यकता ही होती है, हर युग की आवश्यकता होती है, हर युग की जैसी प्रशासनिक व्यवस्था होती है उस संगठन की वैसी विशेषता होती है। और हर युग में संगठन, और बिना प्रभावशाली संगठन के, बिना शक्तिशाली संगठन के लोक प्रशासन असंभव है। अब जैसे आपके शहर में दंगे हो रहे हैं और प्रशासन, हमारी माइनॉरिटी उससे प्रभावित हो रही है, दोनों तरफ से अफवाहें, रीमर्स हैं और माइनॉरिटी के लोग मारे जा रहे हैं, और जहां पर मेजॉरिटी है वहां माइनॉरिटी को मार रही है, जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है वहां मेजॉरिटी को मार रही है, और हत्या किसकी हो रही है? भारत के नागरिकों की हो रही है। तो क्या होगा ऐसे में? ये लुंज पुंज प्रशासन से नहीं, वहां का जिलाधिकारी, वहां का पुलिस अधीक्षक, वहां के सारे अधिकारी, जिले का कप्तान, जिले का जिला अधिकारी, जो सबसे बड़ा पद होता है जिले में, वो तुरंत जिलाधिकारी को आदेश देगा, समस्त पुलिस अफसरों को आदेश, मीटिंग बुलाएगा, कॉल करेगा और तुरंत शूट आउट का आर्डर हर तरफ। आवश्यकता पड़े तो वो सेना को कमांड से बुला ले, उसी के निर्देश पर आती है सेना, उसके अनुरोध पर तत्काल कमांडिंग अफसर सेना भेज सकता है और वो तुरंत आदेश निकाल देगा, 144 लगा देगा, इसके बाद 144 के साथ शूट आउट का ऑर्डर दे देगा और दंगे शांत हो जाएंगे। तो ये सब कैसे होता है? सड़कें बनानी है, एक मजबूत संगठन, एक मजबूत लोक निर्माण का मंत्री ही अच्छी गड्ढा मुक्त सड़कों की परिकल्पना कर सकता है और उसके विभाग का जो सचिव है उसका कंप्लायंस करेगा। तो जब तक मजबूत संगठन नहीं होगा, संगठन में क्रियाशीलता, रचनात्मकता, दक्षता, कौशल, इफिशियंसी नहीं होगी, तब तक वह संगठन अपने कार्यों को पूर्ण करने में असफल रहेगा। इसलिए किसी भी संगठन की बुनियाद होती है कि संगठन जिस अनुपात और मात्रा में संगठन शक्तिशाली होगा, प्रभावशाली होगा, वहां पर प्रशासन का जो आउटकम होगा वह महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए संगठन किसी भी बिना शक्तिशाली संगठन के हम प्रशासन की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वहां प्रशासन असंभव है। आप नहीं कह सकते हो नेहरू का प्रशासन, अटल बिहारी वाजपेयी का प्रशासन, अभी हम याद करते हैं इंदिरा गांधी का प्रशासन, पोखरण फर्स्ट 1974 में इंदिरा जी ने किया, देश को धक्का, पूरे विश्व को चुनौती देते हुए पोखरण सेकेंड अटल बिहारी वाजपेयी, भारत का स्वाभिमान अटल हो गया था, किसी को पता ही नहीं चला, हर प्रधानमंत्री प्रयास कर रहा था लेकिन पोखरण 2 नहीं हो पा रहा था, आयरन लेडी भी नहीं कर पाई। लेकिन सारे झंझावातों के बीच, सारे प्रतिबंध, विश्व के सभ्य राज्यों ने भारत पर गंभीर प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध आरोपित कर दिए, भारत सब झेल गया और उससे बाहर निकलता है, लेकिन रक्षा के मामलों में समृद्ध हो जाता है, एक अंगदी पांव जमाता है, एक शक्तिशाली संगठन के माध्यम से कर पाता है और उसमें रचनात्मकता हो, प्रभावशीलता हो, प्रबंधन करने की क्षमता हो,
और उसमें निर्णय लेने की सामर्थ्य हो तो वो संगठन क्रियाशील हो जाता है। इसीलिए आज के वातावरण को, आज के समाज को, आज की राजनीतिक व्यवस्था को ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं, संगठनात्मक राजनीतिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संगठन को हम कहते हैं कि यह एक संगठित समाज है। तो बिना संगठन के जीवन के किसी भी क्षेत्र में उपलब्धियों का अर्जित करना असंभव सा प्रतीत होता है। इसीलिए संगठनात्मक व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन तक की परिकल्पना संगठन के सिद्धांतकर्ताओं ने खोजी है, बताई है, और संगठन के बिना एक प्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्था के प्रवर्तन की, कंप्लायंस की परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। चाहे बड़े बड़े उद्योग हों, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, बंदरगाहों का निर्माण हो, व्यापार हो, परिवहन हो, विश्व व्यापार हो, यह सब एक संगठन के माध्यम से ही प्रशासन संपन्न करता है। और प्रशासन को व्यापार भी, ट्रेड भी चाहिए, कॉमर्स भी चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए व्यापार भी चाहिए, उद्योग भी चाहिए, परिवहन भी चाहिए कि भारत के नागरिकों को हम तमिलनाडु से उठा करके दिल्ली ले आए, दिल्ली वाले को तमिलनाडु ले जाएं। ये सब संभव कैसे है? देश को एकात्मकता में कैसे हम बांध सकते हैं जब हमारे पास एक सशक्त परिवहन व्यवस्था है? और परिवहन क्या है? एक संगठन है। तो बिना संगठन के हम पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य का सफलतापूर्वक संचालन और उसकी क्रियाशीलता को हम नहीं देख सकते हैं। तो प्रशासन की संगठन के अभाव में और सांगठनिक संबंधों के अभाव में हम प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन नहीं कर सकते। तो आधुनिक युग में संगठन प्रबंधन है। इसीलिए मैंने लोक प्रबंधन हम लोगों ने इंग्लिश की क्लास चल रही है सर हमारी। तो तुम क्लास इंग्लिश करो, की क्लास जाओ। अरे तो मैंने कहाँ रोका है भाई, तुम जाओ इंग्लिश की क्लास करो। हमने रोका कहाँ है, तुम जाओ इंग्लिश की क्लास करो। बाकी रिकॉर्डिंग रहेगा, सुन लेना बेटा। आप इंग्लिश की क्लास करो और जल्दी ही हम अब इसको खत्म भी करेंगे इसको। तो चलो, तुमने कही दिया तो रुकते हैं। और संगठन एक प्रबंधन है, इस पर कर मैं बात करता हूं और फिर कल दिखाता हूं। संगठन एक प्रबंधन है। प्रबंधन अर्थात उस पर बजट पर वार्ता होगी, उस पर संयम पर वार्ता होगी। हम बजट को कैसे नियंत्रित करें, हम अपने खर्च को कैसे सीमित करें, अनावश्यक खर्चों में कटौती करें, निजीकरण करें, सरकार अपना आकार घटाएगी, निजी क्षेत्र को बढ़ाएगी। यह संगठन का, अब आधुनिक युग में संगठन प्रबंधन की ओर अग्रसर है। और इस तरह मैंने लोक प्रबंधन पढ़ाया है। संगठन और प्रबंधन के अंतर संबंधों पर कल चर्चा करते हुए प्रश्न को लिखाना प्रारंभ करेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया संगठन और प्रबंधन भी। तो इस प्रकार